स्टेटिस्टिकल कंसिडरेशंस इन रिसर्च के इस व्याख्यान माला में हम आज अपना 13वां लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं। मेरे पिछले वीडियोस में जो आपकी व्यू टाइम है उसको देखते हुए लगा मुझे कि ये वीडियो आपको कुछ लाभप्रद हो रहा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, थम्स अप करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। एवं अगर आपको लगता है कि आपके मित्रों और आपके स्टूडेंट्स और अन्य लोगों के लिए भी यह लाभप्रद होगा तो इसे शेयर करने का कष्ट करें। पिछले के वीडियो में हमने जो बातें करी थी वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की करी थी, लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 11 में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। जब भी हम ये बात कर रहे हैं उस समय हम बार बार ये कह रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होता है। तो ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, तो इसको जानना इन्फरेंस में आवश्यक है। तो आगे के इन्फरेंस की चीजों को डिस्कस करने के पहले मैंने सोचा कि हम जो कुछ कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उस पे हम लोग ये जानें कि कैसे हम लोग उसे समझते हैं और कैसे उनमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इस पर्पज से आज हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर पार्ट 1 को लेकर के आए हैं। आगे ये पार्ट कंटिन्यू होता रहेगा ये टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम आपसे जो डिस्कशन करेंगे चीजें वो हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं और इवेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज या डेफिनेशंस हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। जब भी हम कोई एक्ट करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो भी उसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर हम कोई भी एक्ट विथ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हमारा वो एक्ट एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये जो हमारा एक्ट है, हाँ, ये हम उसे रिपीट भी कर सकते हैं। तो अमूमन एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर भी लिए होते हैं। सो एन एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड। व्हेन वी कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमें उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा। अब हमारे डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के करेस्पॉन्डिंग। हाँ, अब ये जो आउटकम आएंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये आउटकम दो तरह के होते हैं। वो कौन दो तरह हैं? एक होता है कि हमें एक्सपेरिमेंट के पहले हमें कंफर्म हम होते हैं कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। सो आउटकम नोन बिफोर एग्जीक्यूशन। और दूसरा तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें है कि हमको हमारे एक्सपेरिमेंट का एग्जीक्यूशन जब हो जाएगा तो जो आउटकम आएगा उसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं, तो आउटकम नॉट नोन बिफोर एग्जीक्यूशन। अब ये दो तरह के एक्सपेरिमेंट हमको अपनी लाइफ में मिलते हैं। जनरली जब आप फिजिक्स के लैब में कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आपको मालूम है कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा, तो आप केवल उसको वेरीफाई करने के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनमें कि हमें पहले से पता नहीं होता है कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो हमें आउटकम क्या मिलेगा। अब अगर आपका एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि आउटकम पहले से पता है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और आपका एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें कि आपको पहले से नहीं श्योर है कि एक्सपेरिमेंट के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, those experiments are called non-deterministic experiment. तो प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के लिए ही किया जाता है। So the probability is related with non-deterministic experiment
of such type in which we are not able to predict before the experiment what outcome will come. इसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल तो हमने कहा एक्सपेरिमेंट 1, इसको नाम दे दिया टेस्ट ए पर्सन हैविंग फीवर। सपोज करिए डॉक्टर के पास एक पर्सन आता है, एक आदमी आता है, उसे बुखार है। डॉक्टर को शंका होता है कि हो सकता है इसका टीबी हो, फीवर टीबी से हो, तो उसने टीबी को लिए रिकमेंड किया। अब प्रश्न है कि डॉक्टर क्या देखना चाहता है? ही वांट्स टू सी टीबी रिपोर्ट पॉजिटिव, दिस इज हिज ऑब्जेक्टिव। हो सकता है कि वो नेगेटिव भी देखना चाहे, बट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर। लेकिन अगर वो दोनों देखना चाहेगा, देन इट इज नॉट, इट इज अ प्री डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट कि आप रिपोर्ट के लिए भेजें, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, दिस इज नॉट इवेंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। दूसरा है कि एक आदमी डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, 3 पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास फीवर के साथ। अब डॉक्टर उनके रिपोर्ट्स को के सीक्वेंस के पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस को देखता है, मींस देखना चाह रहा है या उसका इंटरेस्ट है कि इनके सीक्वेंस को देखना, मींस पहले का रिपोर्ट पॉजिटिव, दूसरे का रिपोर्ट पॉजिटिव, तीसरे का रिपोर्ट नेगेटिव, लाइक दैट। सो यहाँ पे इवेंट जो है इंटरेस्ट का है, ऑब्जेक्टिव है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपोर्ट्स। अब इसमें भी हम पहले से हम नहीं बता सकते हैं कि अगर हम तीनों को जांच के लिए भेजें तो पहले का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा कि दूसरे का आएगा कि तीसरे का आएगा। हाँ, सिमिलरली थर्ड, 3 persons are having fever and watch the number of positive TB reports. ये दूसरा एक्सपेरिमेंट और तीसरा एक्सपेरिमेंट एक ही है, बट इसमें ऑब्जेक्टिव दोनों के अलग अलग हैं। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वह है रिपोर्ट्स का सीक्वेंस जानना, मींस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, लाइक दैट। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हम सीक्वेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, टोटलिटी में इंटरेस्टेड हैं कि तीनों में से कितनी रिपोर्ट पॉजिटिव आए या तीनों में से कितनी रिपोर्ट नेगेटिव आए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तीनों पेशेंट की जांच रिपोर्ट जो आई उसमें कितने पॉजिटिव थे। नेक्स्ट है ए 100% एक्यूरेट टेस्ट किट्स ए वुमन एज प्रेग्नेंट। एक किट है जो कि 100% एक्यूरेट है, ये पता है। उससे एक महिला के प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आया, मींस सी वाज, टेस्ट कह रहा है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव है, मींस प्रेग्नेंट है। डॉक्टर फिर से कंफर्म करना चाहता है उसी किट के द्वारा और देखना चाहता है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां पर भी यह एक एक्ट है और ऑब्जेक्टिव है टू सी द रिपोर्ट पॉजिटिव। एक्ट किससे कहा जा रहा है? 100% एक्यूरेट टेस्ट से। नेक्स्ट है कपल डिसाइड्स, ए कपल डिसाइड्स टू बॉर्न बेबी अंटिल ए मेल बेबी बॉर्न। एक कपल सपोज करिए कि यह तय करता है कि हम तब तक बच्चे पैदा करेंगे जब तक कि उन्हें पहला बेटा न हो जाए। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये देखना कि घर परिवार में कुल कितने बच्चे पैदा हुए। ये भी हम पहले नहीं बता सकते हैं कि कितने बच्चे पैदा होंगे ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है कि आपने एक बल्ब खरीदा, बल्ब को आपने बल्ब के सॉकेट में इंसर्ट किया और ऑन किया और तब तक ऑन रखा जब तक कि ये फ्यूज नहीं हो जाए, और आप देखना चाहते हैं कि ये कितने घंटे चला, इसका लाइफ कितने आवर्स का है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप एक 5 मीटर लंबी रस्सी ले लिए। 5 मीटर लंबी रस्सी पर आप बंदूक की गोली फायर कर रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि वो गोली रस्सी पे जहां लगेगी उसकी ओरिजिन से, रस्सी के ओरिजिन से, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है। नेक्स्ट है कि आप एक गोली इस बार रस्सी पे नहीं चला रहे हैं, एक दीवार पे चला रहे हैं। दीवार की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है। अब आप ये जानना चाहते हैं या ये आपका इंटरेस्ट है कि
गोली दीवार पे जहां लगेगी वो कौन सा पॉइंट है, उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट 9, इसमें आपने क्या किया है, आपने एक कॉइन लिया, एक डाई लिया और दोनों को एक साथ फेंका एक बार। अब आप देखना चाह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है कि कॉइन पे है डाई और डाई पे इवन नंबर ऑब्जर्व हो। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट, हाँ, एक एक्ट, ये सभी एक्ट है विथ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। सो ऑल आर एक्सपेरिमेंट। नाउ it is again coming. Okay. Now random experiment. द एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट 9 तरह के एक्सपेरिमेंट की चर्चा की, उसमें कुछ चीजें हमें कॉमन दिखाई दी। पहली चीज क्या कि द एक्सपेरिमेंट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिपीटेड इंडेफिनिटली अंडर एसेंशियल अनचेंज्ड कंडीशन। आप एक ही वातावरण में आप इन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं, तो रिपीटेटिव नेचर है इन एक्सपेरिमेंट्स का। दूसरा है कि हम जनरली सभी क्वेश्चंस में कुछ को छोड़ करके हम पहले से ये नहीं बता सकते हैं कि आउटकम ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो हमें मिलेगा कि नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, एक्सपेरिमेंट के परिणाम में क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में हम ये बताने की स्थिति में हैं कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, बट ये पर्टिकुलर को बताने की स्थिति में नहीं है। और तीसरा है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट, जो भी ये एक्सपेरिमेंट हैं, इनके जो आउटकम है वो एक्सपेरिमेंट के रिपीट करने पर एक जिगजैग मैनर में आएंगे, हैप्जॉर्ड मैनर में आएंगे। लेकिन अगर हम एक लंबी बार तक इसको रिपीट करें तो हमें इनके किसी क्वालिटी की रेगुलरिटी पता लगने लगेगी। जैसे कि अगर आप फीवर से पीड़ित मरीजों का, बहुत सारे फीवर से पीड़ित मरीजों का टीबी टेस्ट कराएं और पहले कम लोगों का कराएं और देखें कितने प्रतिशत पॉजिटिव आए, फिर संख्या बढ़ा दें, फिर देखें कितने प्रतिशत पॉजिटिव आए, फिर और लोगों का बढ़ा करके देखें कि अब कितने प्रतिशत पॉजिटिव आए। तो आप अगर इसे रिपीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये जो प्रतिशत पॉजिटिव आपको मिलेगा ये कहीं ना कहीं जा करके स्टेबलाइज होने लगेगा। इसे हम लोग कहते हैं स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटी। So the regular pattern, regularity will come in those experiments. और अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पे बात करते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो आपको जो 9 एग्जांपल्स हमने दिए उसमें से कुछ एक को छोड़कर ऑल आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? कि यू हैव एक्सपेरिमेंट, you can repeat the experiment indefinitely under essential unchanged condition. You don't know before the experiment the particular outcome of the experiment, though you know all possible outcome of the experiments. And if you repeat your experiment a large number of times, then a regularity pattern will be observed. So this is a random experiment. अब आते हैं सैंपल स्पेस, जो कि इस प्रोबेबिलिटी मैकेनिज्म का फंडामेंटल है। तो सैंपल स्पेस है क्या? A collection of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. तो जो भी आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के संभव परिणाम हैं, जो कि आपको पहले से पता है लेकिन पर्टिकुलर नहीं पता है, लेकिन सभी संभव परिणाम पता है, अगर आप उनको एक साथ एक जगह पे लिख लें
तो इसे कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो जैसे अगर हम पहला एग्जांपल लें, तो यहाँ पर हमें पहले से नहीं पता है कि उस पेशेंट का हम टेस्ट रिपोर्ट कर देखेंगे तो हमको पॉजिटिव मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ ये पता है कि हमको क्या मिल सकता है। जैसे हमको क्या मिल सकता है कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव मिल सकता है, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा, तीसरा इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर हमें नहीं पता है कि क्या मिलेगा। अब अगर हमने इसको लिख लिया तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम हुआ। इसको मैंने एक करली ब्रैकेट से लिखा, जिसे कि हम लोग सेट नोटेशन कहते हैं, सेट थियरी में सेट के फॉर्म में लिखा, और इसको बोला सैंपल स्पेस 1 हमने इसलिए लगाया कि एक्सपेरिमेंट 1 से रिलेटेड है। अब आप इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ एक्सपेरिमेंट 1 का। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया कि 3 लोगों का सीक्वेंस देखा। अब क्या हो सकता है कि पहला पर्सन का जो रिपोर्ट आया है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। दूसरे पर्सन का जो रिपोर्ट आएगा उसमें भी वही बात होगी कि रिपोर्ट या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तीसरे का भी जो आएगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ये हमारे पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये क्या है, इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज है। हमको क्या देखना है, ज्वाइंट पॉसिबिलिटीज तीनों का। तो अब हम तीनों का कैसे निकालेंगे, तो हम चाहते क्या है, वी वांट टू ऑब्जर्व रिपोर्ट ऑफ ऑल थ्री। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का जो तरीका है वह है कि आप इस सेट को और इस सेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तब यह ऑल पॉसिबल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आउटकम आपको मिल जाएगा। तो मैंने लिखा S1 S2 S3 प्लस माइनस प्लस। अब है कि सेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब हम सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका है कि आप पहले 2 सेट ले लीजिए, और पहले सेट के का ये हर जो ये लिखा हुआ इसे एलिमेंट बोलते हैं। पहले सेट का एलिमेंट लीजिए, दूसरे सेट के एलिमेंट से चिपका दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमने लिखा प्लस प्लस, अभी 2 को लिया, फिर प्लस को इस माइनस से अटैच किया, प्लस माइनस, फिर माइनस लिया पहले का, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये जो पॉसिबिलिटी है ये 2 जांच रिपोर्ट की है, मींस 2 पेशेंट्स के पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या रिपोर्ट्स उनकी आ सकती हैं। अब हमें चाहिए तीनों का। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों का जब पा गए तो फिर इसको हमने इस सेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब हम इसका एक एलिमेंट उठाएंगे प्लस प्लस, और इसके एक एलिमेंट से अटैच कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस प्लस प्लस। और इस तरह से हमारे पास ये मिला कि प्लस 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 फिर प्लस। अब मैंने इसको ले लिया, इसके पहले से लगा दिया, प्लस माइनस प्लस, आप किसी भी तरह से अटैच कर सकते हैं। तो अब इस तरह से आपको 8 पॉसिबिलिटीज मिली, और इसमें से तीनों की जांच रिपोर्ट इसमें से किसी भी एक प्रकार की आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकती है। तो अब हम कहेंगे कि यह जो सेट है यह सैंपल स्पेस है इस एक्सपेरिमेंट का। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरे में कहा गया कि पर्सन हैविंग फीवर। अब हम यहाँ पे ऑर्डर में नहीं देख रहे हैं कि पहले का रिजल्ट क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। हमने इनकी टोटलिटी की बात करी, नंबर ऑफ पॉजिटिव टीबी रिपोर्ट्स। अब अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव टीबी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तब हमें काउंटिंग करनी होगी। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये है, तो यहाँ काउंटिंग कितनी हुई, 3। यहाँ काउंटिंग कितनी हुई, 2। यहाँ काउंटिंग 2, यहाँ काउंटिंग 1, यहाँ काउंटिंग 2, यहाँ काउंटिंग 1, फिर 1, फिर 0। अब जब हम इनको लिखेंगे, जब एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं तो रिपीटेड एलिमेंट्स सेट में नहीं लिखेंगे। तो अब हमने लिखा 3, 2, 1, 0। अब इसे अगर हम उल्टा भी लिख दें तो कोई बात नहीं है, और देखने में एक सिस्टमेटिक वे लगेगा। तो अब हमारा S3 हुआ 0, 1, 2, 3।
means कि if I'm interested in finding how many patients reports were positive, so it may be 0 means all are negative, it may be 1 means any one is negative, either one first or second or third, but exactly one is negative positive. 2 means exactly 2 are positive, 1 is negative. कौन है ये यहां से क्लियर नहीं होगा. एंड 3 बिकॉज हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं देखना चाह रहे, हम यहाँ टोटलिटी में देख रहे हैं. अब अगर आप इसको एक्सिस की बात करें और सपोज करिए कि हमने पॉजिटिव को 1 लिखा और नेगेटिव को 0 लिखा, तो अगर हम इस सेट को दिखाना चाहेंगे तो हम एक एक्सिस पर 2 पॉइंट पाएंगे, 0 और 1. अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 1 1 1. अब इसको दिखाने के लिए हमें 3 एक्सिस की जरूरत होगी, एक पेशेंट 1 की एक्सिस, एक पेशेंट 2 की एक्सिस और एक पेशेंट 3 की एक्सिस. तो अब ये जो सैंपल स्पेस है यह 3 डायमेंशनल स्पेस है और इसमें 8 पॉसिबल पॉइंट्स हैं. लेकिन यही सैंपल स्पेस जब हमने इनको टोटलिटी में किया तो अब ये आ गया 0 1 2 3, ये सिंगल लाइन बन गया. हाँ, 1 डायमेंशनल सैंपल स्पेस हो गया. हाँ, तो ये भी सैंपल स्पेस के लिए जानना जरूरी होता है कि आपका सैंपल स्पेस कितने टपल का है, मींस कितने डायमेंशन का है, मींस उसके जो पॉइंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको अगर आप एक्सिस पे दिखाएं तो कितने एक्सिस की जरूरत होगी और उतने एक्सिस में आपके पास कितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं. ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको से चर्चा करी है, शेयर करी है. अब आए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 पर. इसमें क्या है कि टेस्ट हमारा 100% एक्यूरेट है, मींस वो टेस्ट कभी गलत देगा ही नहीं रिपोर्ट, और उसने बताया कि वोमेन को प्रेग्नेंट है. अब प्रश्न है कि डॉक्टर अगर फिर से चेक करा रहा है, डॉक्टर अगर असमंजस में है और फिर उसी मशीन से चेक करा रहा है, तो ये हमको पहले से पता है कि मशीन फिर उसको पॉजिटिव देगी. ऐसे में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मानने में कि नहीं हमको पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यह नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है. और इसमें अगर आप सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो ये सिंगल एलिमेंट होगा पॉजिटिव. और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्कशन में यूज नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये सर्टेन इवेंट होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि a couple borns babies until a male child born and a number of children born to them counted. क्या हो रहा है कि वो तब तक बच्चे पैदा करेंगे जब तक कि पहला बेटा न हो जाए, और इसमें एक शर्त रहती है कि दे आर यूजिंग नेचुरल प्रोसेस. अब क्या होगा कि उनके घर में बच्चों की हमारा पॉसिबल आउटकम क्या है, नंबर. अब ये नंबर क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, ये आगे तक जा सकता है. तो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस हुआ 1 2 3 4. ऐसा कब हो सकता है, मान लीजिए कि पहला इशू जो है वो बेटा हो गया, तो वो लोग बेबी बॉर्न नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उनके परिवार में एक चाइल्ड हुआ. दूसरी क्या बात हो सकती है, संभावना हो सकती है या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहला बेटा नहीं हुआ, पहले बेटी हो गई, देन बेटा हुआ. इस केस में उनके परिवार में बच्चे 2, और इस तरह से ये 1 2 3 4 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है. वी डोंट नो इन एडवांस क्या होगा. तो यह भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है और यह इसका सैंपल स्पेस है. अब ये लाइट बल्ब वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपने एक बल्ब खरीदा, अब बल्ब जब खरीद करके आपने लगाया तो वो कभी फ्यूज होगा. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने घंटे चला लाइफ. अब लाइफ आवर्स में ऐसी चीज है कि आप उसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, यह डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस फेनोमेना है. तो अब हम उसको काउंटिंग की तरह से 1 2 3 4 नहीं लिख सकते हैं. हाँ, कि 1 घंटा 2 घंटे हो सकता है, 1 घंटा 1 सेकेंड हो सकता है, 1 घंटे 1 सेकेंड से और थोड़ा कम हो सकता है, उससे भी थोड़ा कम. तो
इस तरह की सिचुएशंस में हमें ये डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी लिखना संभव नहीं होता है। ऐसे में हम क्या लिखते हैं सैंपल पॉसिबल आउटकम को? हम कहते हैं कि कोई टाइम t जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। हो सकता है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की वैल्यू हो। हाँ, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट 7 भी एक्सपेरिमेंट 6 से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हमने बल्ब लगाया था, यहाँ हमने एक रस्सी ली है और रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। अब जब हम इस पे गोली हिट करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि जो हिट हुआ उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस हम फिर से ये नहीं कह सकते हैं कि डिस्टेंस ओरिजिन से 1 मीटर पर, ओरिजिन से 2 मीटर पर, ओरिजिन से 2.1 मीटर पे, क्योंकि आप जितना भी यूनिट बोलेंगे उससे छोटी एक यूनिट आपके पास आ जाएगी। तो फिर यह भी सैंपल स्पेस कुछ इस तरह का है, बस फर्क यह है कि इसमें आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था और इंफिनिटी तक जा रहा था, ये 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। तो मैंने कहा कि x एक डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर के हिट पॉइंट तक का, और x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में होगी। x denotes the distance of hit point from origin of string। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये एक स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, वॉल है। अब जब हम वॉल की बात कर रहे हैं तो अब इसमें 2 डायमेंशन आ गया। इन दोनों में एक डायमेंशन था टाइम, एक t यहां पर था डिस्टेंस। अब यहाँ पे जब आप रेक्टेंगल की बात करते हैं या स्क्वायर की बात करते हैं तो आपके पास 2 डिस्टेंसेज होती हैं। हाँ, अब ऐसे केस में क्या हुआ कि अब आपकी गोली कहीं ना कहीं इसके अंदर हिट करेगी, आपको पता नहीं है कि कहाँ हिट करेगी। अब आपको ऑल पॉसिबल आउटकम लिखना है। अब इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये काउंट नहीं किया जा सकता, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया जा सकता। हाँ, तो अब हम क्या कहेंगे कि किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम कहेंगे कि यह पॉइंट x1 एक्सिस पर इससे इसके बीच में हो, x2 एक्सिस पर इसके बीच में हो। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा कि अब गोली कहीं पर भी जो लगेगी उस पॉइंट, वह पॉइंट x1 एक्सिस पर 0 से 5 के बीच में होगा और x2 एक्सिस पर 0 से 5 के बीच में होगा, और ये कहीं भी इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे x1 लाइज बिटवीन 0 to 5, x2 लाइज बिटवीन 0 to 5, और सैंपल स्पेस 2 पॉइंट लेगा। लेकिन फिर हम डिस्टिंक्ट नहीं बता सकते हैं, तो हम कहेंगे x1 x2, x1 lies between 0 to 5, x2 lies between 0 to 5, where x1 is distance as discussed earlier। एक्सपेरिमेंट 9 में आपने क्या किया था कि एक कॉइन लिया था और एक डाई लिया था, दोनों को रोल किया था, और आप फेस देखना, इंटरेस्ट आपका है कि आपको कॉइन पर हेड दिखे और डाइस पर इवन नंबर दिखे। कोई जरूरी नहीं है कि दिखे। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है कि अब कॉइन का पॉसिबल आउटकम HT, डाई का पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको दोनों का पॉसिबल आउटकम करना है तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो सैंपल स्पेस ऑफ 9 इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कॉइन एंड डाइस आउटकम। और फिर अब हम क्रॉस प्रोडक्ट उसी तरह से करेंगे। पहला पॉसिबिलिटी होगा H1 मीन्स कॉइन हेड डाई 1, और इस तरह से आपको 12 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। H के साथ 6, T के साथ 6, हाँ, और ये आपके पॉसिबल आउटकम है। तो ये हमारे सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस जानने के बाद हम लोग कुछ बेसिक डिफिनीशंस की बात करते हैं जो कि हम बार बार यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो मैंने यहाँ पे आपके सारे सैंपल स्पेस को लिख रखा है जिसकी कि मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अब मैं इसमें लेता हूं डिस्क्रीट सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट हैं इन्हें आप काउंट कर सकते हैं कि 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है। जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं तो सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है।
अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, बट ये एलिमेंट नहीं है इस सेट के। तीनों अलग अलग 1 2 3 एलिमेंट नहीं है, यह एक एलिमेंट है, एक पॉसिबल आउटकम है। तो इस सैंपल स्पेस में 8 पॉसिबल आउटकम है। तो यह भी सैंपल स्पेस जो है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होगा। इस सैंपल स्पेस में 4 पॉसिबल आउटकम है, तो काउंट कर लिया हमने, तो यह भी डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होगा। ये हमारा सैंपल स्पेस का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक एग्जांपल है। S5 में क्या है कि ये सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, या अगर हम लोग गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, और ये जा तो रहा है इंफिनिटी तक, लेकिन ये पक्का है कि कहीं ना कहीं जा करके बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम अगर एक सीमा तक बढ़ते 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 हम गिन करके बताने के लायक हैं, तो इनको कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट तक तो जा रहा है, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। तो जब कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, तो भी वह डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहलाता है। अब यहां पे है S6। इसमें देखें कि कितने पॉइंट हैं। तो अगर हम लगाने के समय से 1 सेकेंड के अंदर ही सोचें कि कितने टाइम पॉइंट हैं, तो इनफाइनाइट है। तो अब इनको हम लोग इसकी तरह से हम गिन करके कुछ दूर तक नहीं जा सकते। हाँ, ये हर पॉइंट के नेबरहुड में ही इनफाइनाइट पॉइंट लिए हुए हैं। इसमें देखिए 1 के नेबरहुड में, बहुत क्लोज नेबरहुड में केवल एक पॉइंट है 1, 2 के क्लोज नेबरहुड में केवल एक पॉइंट है 2, लेकिन यहाँ पर पॉइंट 1 के भी नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। अब ऐसे में हमको इस तरह की काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट होते हुए भी। अब ऐसे को बोलते हैं नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और जब ये नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, मींस आप एकदम ही काउंट करने लायक नहीं है कि कितने एलिमेंट हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। हाँ, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। सो S1 S2 S4 S9 भी आपका डिस्क्रीट है। अब कंटिन्यूअस में हमने बताया है ये डिफिनीशन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो S6 कंटिन्यूअस है, S7 में भी वही हाल है। हमको बाउंड्री तो पता है कि 5 तक है, लेकिन गोली इस 5 मीटर के रस्सी पे कहां हिट करेगी, किस किस डिस्टेंस पर, 0.001 मीटर पर कि 0.0000001 मीटर पर, हाँ, कहां पे हिट करेगी, वी आर नॉट एबल टू से। तो अगेन ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉन काउंटेबली इनफिनाइट है, इसलिए S7 भी हमारा कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस है और ये यूनि डायमेंशनल है। S8 भी कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस है, क्योंकि हम फिर से नहीं बता सकते हैं एक पर्टिकुलर कि कितने एलिमेंट्स होंगे पॉसिबल उस 5+5 में गोली के हिट करने के। S9 अगेन आप काउंट कर सकते हो कि 12 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो फाइनाइट सैंपल स्पेस है। तो पहला है कि आपका सैंपल स्पेस डिस्क्रीट है कि सैंपल स्पेस फाइनाइट है। अगर आपका डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है, तो हम उस पर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और अगर आपका सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस है, तो हम उस पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उस पर हम डिस्क्रीट सैंपल स्पेस की भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन जो हमारी है वह है एलिमेंट्री इवेंट। तो सिंगल एलिमेंट इन S are called elementary event if S consists of distinct element, discrete sample space especially, and the sum of probability of all discrete elements is 1. तो क्या कहा गया एलिमेंट्री इवेंट के लिए कि ये जो एक एक एलिमेंट है इसके दो, ये दोनों अलग अलग कहलाएंगे एलिमेंट्री इवेंट। इसके जो 8 एलिमेंट हैं ये फाइनाइट है, इसलिए हर इसका एलिमेंट कहलाएगा एलिमेंट्री इवेंट, इसका भी हर एलिमेंट कहलाएगा एलिमेंट्री इवेंट।
और तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्री इवेंट हैं, इस पॉसिबल सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्री इवेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट्री इवेंट हैं। और ये कहा गया कि अगर आप हर एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल करके टोटल करेंगे तो टोटल 1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी चूंकि अभी हमने बताई नहीं, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम इस पे केवल आपकी जानकारी के लिए इसे लिखते रहे हैं। अब अगर आपका सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस है तो आप एलिमेंट्स को तो एलिमेंट आपको पता नहीं है। हाँ, so in case of continuous sample space, individual elementary events all have probability 0, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है पॉइंट पाना उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है, बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल, बिकॉज ऑफ द अनकाउंटेबल प्रॉब्लम। हेंस ऐसे केसेस में नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, केवल और केवल हम लोग नॉन एलिमेंट्री इवेंट को डिफाइन करते हैं। तो एलिमेंट्री इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नॉन एलिमेंट्री इवेंट होता है। अब अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें तो A1, अब एलिमेंट्री इवेंट को लिखेंगे कैसे, तो पहले एक करली ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर इसका एक एलिमेंट लिखेंगे और करली ब्रैकेट को बंद करेंगे। और इसकी डिफिनीशन भी हम लिख सकते हैं, रिपोर्ट कम पॉजिटिव। सिमिलरली दूसरे के लिए हम एलिमेंट्री इवेंट A2 लिखे और हमने इसमें निगेटिव रखा और कहा रिपोर्ट्स निगेटिव। हाँ, अब जब भी हम कोई इवेंट बनाएंगे तो हम उसको एक नोटेशन देंगे और अमूमन ये नोटेशन हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल अल्फाबेट को यूज करते हैं। सिमिलरली इन एग्जांपल 2 आप कह सकते हैं कि A1 एक एलिमेंट्री इवेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल आर टीबी पेशेंट्स। दूसरा भी इवेंट हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर पॉजिटिव पेशेंट, और इस तरह से आप 8 लिख सकते हैं। तो ये डिफिनीशन रही एलिमेंट्री इवेंट की। अब एक क्वेश्चन कि इज डाइसोज.2 इज एलिमेंट्री इवेंट इन S9? डाइसोज.2 इज एलिमेंट्री इवेंट इन S9। इसमें डाइसोज.2 एलिमेंट्री इवेंट है कि नहीं? तो अब एलिमेंट्री इवेंट क्या है? डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अब देखिए डाइसोज.2 एक यहां है, इवेंट क्या हुआ T,2, और भी कहीं 2 है क्या? यहां भी है। अब कितने इसके में आ गए? इसमें आ गए 2। अब ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, सो इट इज नॉट एलिमेंट्री इवेंट कि डाइसोज.2। हाँ, ओके। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट की डेफिनेशन है कि हमने एलिमेंट्री इवेंट में क्या बताया कि ईच डिस्टिंक्ट पॉइंट इज एलिमेंट्री इवेंट। अब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, मींस एलिमेंट्री इवेंट भी इवेंट हो सकता है क्योंकि वो भी सबसेट है, उसका पार्ट है, और इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन उसका भी इवेंट बन सकता है। जैसे अभी हमने डाई का जो बात किया था, तो वो क्वेश्चन इवेंट था, न कि एलिमेंट्री इवेंट था। अब जैसे हम सैंपल स्पेस 2 को लें, A1 एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट ये लिया, ये सबसेट हुआ। हाँ, अब चूंकि ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो एलिमेंट्री नहीं हुआ, अब इसे हम बोलेंगे इवेंट। सो फर्स्ट, इसकी मीनिंग आप लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड आर टीबी पॉजिटिव। ये भी हो नहीं, आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर टीबी पॉजिटिव। फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड आर टीबी पॉजिटिव। यहां सेकेंड की जगह थर्ड होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सेकेंड इज टीबी नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड इज टीबी नेगेटिव में क्या होगा कि वो सारे केसेस आएंगे जिसमें कि सेकेंड वाला नेगेटिव हो। हाँ, तो सेकेंड इज टीबी नेगेटिव में ये भी आ जाएगा।
सेकेंड इज AB नेगेटिव में ये भी आ जाएगा, सेकेंड इज AB नेगेटिव में ये भी आ जाएगा, हम बाकी के लिए साइलेंट है। हाँ, तो हमको केवल उन्हीं को फिल्टर करना है जिसमें सेकेंड पर माइनस लिखा हो। सिमिलरली आप दूसरा भी बना सकते हैं इवेंट, एट लीस्ट वन इज TB पेशेंट, मतलब कि कहीं ना कहीं इनमें से एक पॉजिटिव हो, दो भी होगा चलेगा, तीन भी हो चलेगा। सो ये भी एक इवेंट हुआ। सिमिलरली S3 में हमने एक A1 डिफाइन किया, 0,1, एट मोस्ट वन इज TB पेशेंट, नंबर ऑफ TB पेशेंट्स इज एट मोस्ट वन, सो 0 and 1। हाँ, अगेन A2 ये भी एक सबसेट है, A2 S3 का, हाँ, एट लीस्ट वन इज TB पेशेंट, तो 0 छूट गया, तो ये सबसेट है। सिमिलरली S5 नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली इज इवन, तो अब आप किसको किसको लाएंगे, तो आप लाएंगे 2, 4, 6, तो ये सबसेट है इसका, तो इस इज इवेंट। एट मोस्ट 3 गर्ल्स इन फैमिली, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स फैमिली में हो। ठीक है, तो अब ये कैसे हो सकता है कि पहला बेटी दूसरा बेटा, तो एक गर्ल हो गई, या पहली बेटी दूसरी बेटी तीसरा बेटा, तो 2 गर्ल हो गई। परिवार में संख्या तो 3 है, लेकिन गर्ल कितनी है, 2 है। और इस तरह से ये 1, 2, 3, 4 को आप इस नाम से पुकार सकते हैं। अब बल्ब की लाइफ 2 से 4 घंटे के बीच में हो, हमने लिखा T लाइज बिटवीन 2 to 4, यह एक सबसेट है। सेट क्या था हमारा, सैंपल स्पेस था T ग्रेटर देन 0 आवर्स। अब अगर हमने वहां से एक टुकड़ा लिया T लाइज बिटवीन 2 to 4, तो हम कहेंगे कि यह एक इवेंट है उस सैंपल स्पेस का, ये कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस था। सिमिलरली गन जो है दीवार पर एक्स एक्सिस पर 1 से 3 के बीच में और X2 एक्सिस पर 2 से 4 के बीच में हिट करे, तो यह एक इसका सबसेट हो गया। हाँ, जैसे कि X लाइज बिटवीन 1 to, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है। हाँ, अब इसमें कोई पॉइंट हमारे सैंपल स्पेस में नहीं आएगा, हमेशा एक वॉल आएगा। X लाइज बिटवीन 1 to 3 एंड Y लाइज बिटवीन 2 to 4। तो अब ये हमारा इवेंट A है, जो कि हमने इसमें डिफाइन किया है, और आप देख रहे हैं कि यह पार्ट इस पूरे पार्ट का सबसेट है, तो ये इवेंट हो गया। देन नेक्स्ट डिफिनेशन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, इसे हम डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं। हाँ, 2 इवेंट, इसके लिए कम से कम 2 इवेंट का होना जरूरी है। मींस सैंपल स्पेस से आप अपने सैंपल स्पेस से कम 2 सबसेट लिए हुए हो। 2 events of a random experiment are called disjoint if both cannot appear at the same time. सेट थ्योरी की भाषा में हम कहेंगे कि अगर उन दोनों इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो। जैसे अगर हम सैंपल स्पेस 2 की बात करते हैं, हमने A1 लिया है, ये सेट, ये इवेंट है, हमने A2 लिया है, ये इवेंट सबसेट, एंड A3 लिया है, ये सबसेट। अब अगर हम देखें कि इनके में कॉमन है कि नहीं A1 और A2 में, तो कॉमन देखने के लिए हम लिखते हैं कैसे हैं, एक ये सिंबल बोलते हैं जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन। A1 इंटरसेक्शन A2 देखेंगे कि क्या मिल रहा है। मींस अब A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में दिखाई दे। जैसे अब इसका हमने पहला एलिमेंट लिया प्लस प्लस प्लस, इसमें गए ढूंढे नहीं मिला। इसका दूसरा एलिमेंट लिया प्लस माइनस प्लस, इसमें ढूंढने गए, कहीं प्लस पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट क्या हुए, डिसजॉइंट हुए, इनके में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। S2 का ही एक दूसरा देखते हैं, A1
इंटरसेक्शन A3। अब A1 इंटरसेक्शन A3 में एक एलिमेंट ये कॉमन है, तो अब हम लोग कहेंगे कि A1 और A3 डिसजॉइंट इवेंट नहीं है। लेकिन A2 और A3 में आप देखें तो आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे इसका पहला लिया, इसमें फर्स्ट प्लेस पे माइनस है। अब इसमें हमने दोनों में कहीं ढूंढा, कहीं भी फर्स्ट प्लेस पे माइनस नहीं है, इसका मतलब ये कहीं भी हमारे में इसमें नहीं मिलेगा। फिर इसके भी फर्स्ट प्लेस में माइनस है तो ये भी इसमें नहीं मिलेगा, इसके भी फर्स्ट प्लेस में माइनस है तो ये भी इसमें नहीं मिलेगा। इसलिए A2 और A3 डिसजॉइंट इवेंट है। इवेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसेट है सैंपल स्पेस के। अगर हम S3 की बात करते हैं, A1, A2, A3 ये तीन हमने इवेंट बनाए, सबसेट लिए उसके, और फिर हम देखें तो A1 इंटरसेक्शन A2 हमको मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है कॉमन, तो डिसजॉइंट नहीं है। A1 इंटरसेक्शन A3 आप देखेंगे तो भी डिसजॉइंट नहीं है। A2 इंटरसेक्शन A3 आप देखें तो भी डिसजॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप इन तीनों को देखें, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो आप पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट इन तीनों में कॉमन नहीं है। जैसे ये 3 को लिया, 3 को हमने इसमें देखा नहीं है, इसमें है, इसका मतलब 3 जो है इन तीनों में कॉमन नहीं है। इसका 2 लिया, 2 जो है इसमें है लेकिन, और सॉरी सॉरी 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। तो ये फिर एक एरर है मेरे पीपीटी का। ये इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5 नहीं है, ये आपको मिलेगा इंटरसेक्शन एंड इट इज नॉट इक्वल टू 5, और इसमें एक एलिमेंट होगा और वो होगा 2। और बाकी देखें कोई एलिमेंट होगा कि नहीं, तो हमने फिर इसका 1 लिया, 1 इसका किसी में नहीं है, हमने 0 लिया, ये किसी में नहीं है। एक्चुअली A1 और A3 दोनों एक ही सेट हैं। इसमें सबसेट बनाने में कुछ हमसे एरर हो गई है। हाँ, अदरवाइज हम ये दिखाना चाहते थे कि ये 5 होगा कि नहीं होगा। तो ये थोड़ा एरर है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। S3 A1 इंटरसेक्शन फिर रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दैट रिपीटिशन। S6 में अब आते हैं। S6 में हमने 3 इवेंट लिए। पहला लिया कि बल्ब 5 घंटे के पहले फ्यूज हो जाए, A1। दूसरा लिया कि बल्ब 5 घंटे के बाद फ्यूज हो। तीसरा लिया कि बल्ब 0 से 1 घंटे के अंदर फ्यूज हो। A1 इंटरसेक्शन A2 5 है, A1 इंटरसेक्शन A3 5 है, A2 इंटरसेक्शन A3 5 है, और A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 5 है। ये मैं किस तरह से कह रहा हूं, इसको समझने में चूंकि हमारे सेट पॉइंट दिख नहीं रहे हैं, तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारे बल्ब की लाइफ है वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जाएगी, कभी भी फ्यूज हो सकता है। अब हमारा सबसेट A1 क्या है? T लेस देन 5। A1 ये 5 है, मींस इस इंटरवल में कहीं फ्यूज हो जाए। A2 क्या है? T ग्रेटर देन 5, मींस बल्ब इस इंटरवल में कहीं फ्यूज हो जाए। और A3 क्या है? T लाइज बिटवीन 0 1, बल्ब इस इंटरवल में फ्यूज हो। ठीक है। अब A1 इंटरसेक्शन A3 इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि A1 और A3 में कॉमन है। कौन सा टाइम कॉमन है? 0 to 1। सो A1 इंटरसेक्शन A3 इज नॉट इक्वल टू 5। A1 इंटरसेक्शन A2, A1 का टाइमिंग ये है, A2 का टाइमिंग इसके इन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कहीं आपको कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए कहा गया A1 इंटरसेक्शन A2 5। A2 इंटरसेक्शन A3, A2 इंटरसेक्शन A3 कोई भी आपको रीजन लाइन में डिस्टेंस कॉमन नहीं मिलेगी, इसलिए 5। अब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, अब A1 में भी कॉम हो, A2 में भी हो रीजन, और A3 में भी वो इलाका हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा।
इसलिए A1 इंटरसेक्शन A3 2 इंटरसेक्शन A3 5 है। अब हम ये कहेंगे कि A1 और A2 डिसजॉइंट है, A1 और A3 डिसजॉइंट नहीं है, A2 और A3 डिसजॉइंट है, और A1 A2 A3 ये तीनों आपस में भी डिसजॉइंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि A1 और A3 डिसजॉइंट नहीं है तो हम इनको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सैंपल स्पेस इनफिनाइट पॉइंट वाले हैं, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस है। तो अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल्स टू ए टाइम t such that t lies between 0 to 1। अब इसमें A1 की भी बात आ जाएगी और A3 की बात आ जाएगी और वो दोनों की कॉमन बात आ जाएगी, और कहेंगे कि A1 और A3 डिसजॉइंट नहीं है। और अभी हमने आपसे चर्चा करी थी यहाँ पे A3 इवेंट के लिए कि A3 और A1 इवेंट एक ही है। मैंने इसे करेक्ट कर दिया है, और अब हम कह सकते हैं कि A1 और A3 के बीच में अगर इंटरसेक्शन देखें तो हमको एक एलिमेंट मिलेगा और वह है 3। इसका मतलब हुआ कि A1 और A3 भी डिसजॉइंट नहीं है। तो A1 A3 इक्वल्स टू 3, और ये डिसजॉइंट नहीं हुआ क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट मिला। यहाँ पर मैं से थोड़ी पढ़ने में चूक हो गई थी, हालांकि मैंने कलर सिस्टम लगाया है। यहाँ हम सेट 3 के तीनों एलिमेंट, सैंपल स्पेस 3 के तीनों एलिमेंट के डिसजॉइंट होने की बात बता रहे हैं कि A1, A2 और A3 ये तीनों म्यूचुअल मीन्स मिल करके आपस में डिसजॉइंट हैं, लेकिन पेयर में A1 A2 डिसजॉइंट नहीं है, A1 A3 डिसजॉइंट नहीं है, A2 A3 डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन ये तीनों डिसजॉइंट हैं। यहाँ पर सैंपल स्पेस 2 के लिए कहा गया है कि अगर आप तीनों के डिसजॉइंट की बात सोचें एक साथ तो ये तीनों आपको डिसजॉइंट मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट पर। एग्जॉस्टिव इवेंट की जो डिफिनीशन है वो है कि दो या दो से ज्यादा इवेंट सैंपल स्पेस के सबसेट किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, हम एग्जॉस्टिव उन्हें तब बोलते हैं जबकि उनका यूनियन मीन्स उनको ऐड कर दें, मीन्स उनको मर्ज कर दें तो सैंपल स्पेस मिल जाए। तो इसके लिए फिर हम आप एग्जांपल लेते हैं। वही दो सैंपल स्पेस फाइनाइट वाले हम कंसीडर कर रहे हैं, S2 और S3। reports of 3 TB fever having patients in terms of positive negative, and here in terms of number of positive reports। हमारा S2 के लिए A1, A2 और A3 हमने ये डिफाइन किया। अब अगर हम इनका यूनियन निकालें मीन्स ऐड करें तो हम इसको लिखते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3। और लिखते कैसे हैं कि इनके जो भी एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट लिए देखे सब में है कि नहीं, अगर है तो उसको लिखेंगे और अगर नहीं है तो भी उसको लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा जगहों पर है तो केवल एक बार लिखेंगे, मीन्स रिपीटिशन नहीं करेंगे अगर ये कहीं और भी मिलते हैं तो। और इस तरह से हमने देखा तो हमको इनका यूनियन सेट में 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट मिले। अब इनका यूनियन, इन तीनों इवेंट का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं हो रहा है। कैसे, क्यों इक्वल नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है और इसमें केवल 6 एलिमेंट आए, इसलिए हम कहेंगे कि दिस यूनियन इज नॉट इक्वल टू S2 मीन्स सैंपल स्पेस। इसलिए A1 A2 A3 जो इवेंट है वो इस सैंपल स्पेस के एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अगर हम सैंपल स्पेस 3 से जो इवेंट बनाए थे उनकी बात करें तो ये हमारे A1 A2 और A3 इवेंट हैं। अब अगर इनका भी हम यूनियन लें तो हमको मिलेगा 0 1 2 3, और
अब ये जो यूनियन सेट आया, ये हमारे सैंपल स्पेस के इक्विवेलेंट है। सो वी कैन से दैट यूनियन इज इक्वल्स टू S3। इसका मतलब हुआ कि ये जो इवेंट हमने डिफाइन किए हैं, इसके सबसेट लिए हुए हैं, ये मिल करके सैंपल स्पेस को प्रेजेंट कर रहे हैं। सो A1, A2, A3 ये तीनों इस सैंपल स्पेस के एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। अगर हम कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस बल्ब वाले की बात करें, तो हमारा सैंपल स्पेस था कि कोई भी टाइम जो कि 0 से बड़ा हो, हाँ, वो हमारा एलिमेंट होगा। हाँ, हालांकि हम उसका पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हमने कहा t ग्रेटर देन 0। और इसमें भी हमने ये 3 सेट डिफाइन किए थे। अब इनका यूनियन निकालने का मतलब हुआ कि जो भी कॉमन हो उनको एक बार लिखा जाए और उसके बाद बाकी सबको लिखा जाए। तो फिर से हम वो लाइन ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा A1 था, ये हमारा A2 सेट था, A2 सेट था। तो A1 यूनियन A2 सेट में क्या होंगे, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक के सारे पॉइंट आ जाएंगे। A3 सेट A2 का A1 का पार्ट है, इसको हम लोग सबसेट भी बोलते हैं। अब इसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अब आप तीनों का यूनियन देखेंगे तो ये हुआ t लेस देन 5 यूनियन t ग्रेटर देन 5 यूनियन t लाइज बिटवीन 0 to 1, और ये मिल करके हुआ t ग्रेटर देन 0 और S6 के बराबर आया। इसका मतलब हुआ कि यह सैंपल स्पेस, ये इवेंट A1, A2, A3 भी जो हमने बनाए हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो जो हम लाएंगे, उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम चर्चा करें कि अब हम असाइन कैसे करते हैं प्रोबेबिलिटी अपने एलिमेंट्री इवेंट्स को या इवेंट्स को, कैसे हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। दूसरा कि यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और तीसरा कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं। ये वीडियो हम अगले में लेके आएंगे। पुनः आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये लाभप्रद लगा हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन अपना ऑन रखें, और आप शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सब्सक्रिप्शन और लाइक से वीडियो बनाने में थोड़ा आत्मबल और बढ़ता है, इसलिए मेरा ये अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।